जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, आज एक अहम बात करनी है और वो मैडम गौरी से करनी है, जिनको मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो हमें टाइम दे। रिसेंटली उन्होंने बुक भी लिखी है ब्लिंकर्स ऑफ चाइना के ऊपर, और वो बड़ी पॉपुलर है इंडिया में, बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और मिस गौरी क्योंकि चाइना को और इंडिया को समझती हैं, तो इस हवाले से बात करनी है कि मैडम, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके वक्त का। थैंक यू सो मच समर साहब। थैंक यू। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि जो चीन के सदर शी जिनपिंग हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो पूरी जिंदगी के लिए रूल करने को तैयार हूं। वो प्लान कर रहे हैं रूल फॉर लाइफ। और वो कह रहे हैं कि 2035, यानी कि आज से वो कोई 14 साल का प्लान दे रहे हैं कॉमन प्रोस्पेरिटी का। तो अगर शी जिनपिंग जितने एग्रेसिव हैं इंडिया के लिए, जो एलएसी पे उन्होंने इंडिया के साथ किया या आपके साथ मामलात बिगड़े, आप क्या समझती हैं अगले 15 साल अगर शी जिनपिंग 2035 का कॉमन प्रोस्पेरिटी का पाथ देते हैं, रास्ता देते हैं और बात करते हैं, तो इंडिया के लिए क्या चांसेस हो सकते हैं? क्योंकि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है, 4 साल बाद शायद मोदी साहब चले जाएं। हाउ कैन इंडिया ब्रेस अप विद दिस आइडिया ऑफ चाइना? हम्म देखिए, आपने तो पहले ही सवाल में बहुत सारे मिनी क्वेश्चंस आपने लाइन अप कर दिए हैं, तो धीरे धीरे मैं उन सबका जवाब दूंगी। पहली चीज तो ये सही है जो आपने कहा कि चाइना में तीसरी बारी एक हिस्टोरिकल एक रेजोल्यूशन की बात हो रही है, जो शी जिनपिंग अपने आप को जब तक जिएंगे तब तक प्रेसिडेंट बनाने की बात कर रहे हैं। ये तो कोई नहीं जानता कि वो 82 साल की उम्र तक जिएंगे या नहीं जिएंगे, पर अभी वो चाह रहे हैं कि वो जब तक जिए तब तक प्रेसिडेंट बने रहें, और वो ऑल इम्पोर्टेंट बने रहेंगे। आपने कॉमन प्रोस्पेरिटी की बात की। कॉमन प्रोस्पेरिटी का जो उनका एक एक नारा निकला है, हर एक प्रेसिडेंट आता है अपना एक नारा निकाल के जाता है कि भी मैं रहूं, मेरे बाद भी मेरे नारे रहे, और ये मेरी दिस इज हाउ आई विल बी एवरग्रीन और ऑलवेज रिमेम्बर्ड। तो इन्होंने सोचा ये कॉमन प्रोस्पेरिटी का निकालेंगे, क्योंकि चाइना में इस वक्त काफी जगह इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, तो वो चाहते हैं कि एक एक स्तर सबका होना चाहिए लिविंग का, और वो कॉमन प्रोस्पेरिटी है। और उसका जो फुलफिल करने की या उसे पूरा करने की जो बात हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो चीनी लोग खुद होंगे। और मैं आपको बताऊंगी इस शो में कि कॉमन प्रोस्पेरिटी का एक्चुअली मतलब क्या है और किस तरह से वो आम चीनियों की जिंदगी में एक्चुअली कितना फर्क लाएगा। जहां तक इंडिया की बात है, इंडिया को ये बात अब पहले से भी एक्सेप्ट करी हुई है कि कुछ एक उनके कंट्रीज हैं जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना उनमें से एक है जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो एक लीडर जो है वो काफी लंबे समय तक रहता है। इंडिया में, यूएस में, जापान में, सारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी है, तो वहां पे आपके लीडर्स बदलते रहते हैं। बट मैच्योर डेमोक्रेसीज की एक खास बात है, और वो ये है कि लीडर आए या जाए, बट जो व्यू है देश का वो नहीं बदलता। चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो उससे पहले मनमोहन सिंह जी हो, आगे कौन होगा किसी को नहीं पता, बट जो हमारी टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं और उसके साथ जो पॉलिसी है वो चेंज नहीं होगी। तो चाहे शी जिनपिंग 82 साल तक जिए या 100 साल तक जिए और हमेशा प्रेसिडेंट बने रहे, उससे हमें नहीं फर्क पड़ेगा। हमारी जो नीति है, हमारी जो पॉलिसी है, चाहे वो मोदी जी हो कोई और हो, वो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ अलाइन रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन ये बताइएगा कि अगर देखा जाए तो इंडिया भी बिलियन प्लस है, 130 करोड़ के करीब, 40 करोड़ के करीब हो रही है। चाइना भी 1.5 अरब की आबादी है। दोनों का झुकाव जो है वो बिजनेस और इकोनॉमी की तरफ है। और जो हम कॉमन प्रोस्पेरिटी को मैडम समझते हैं, दैट मीन्स वो कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ, यानी कि बिजनेस की बात करते हैं। वो कॉमन प्रोस्पेरिटी ये है कि आए कारोबार करें, उससे हम सारे बेहतर होंगे। ये चाइना का जो हम थोड़ा सा मतलब समझते हैं। लेकिन मैडम, क्वेश्चन ये आता है, आप बताएं, आपने पूरी बुक लिखी, आप बड़ा फॉलो करते हैं, वाई चाइना, वाई इंडिया डज नॉट ट्रस्ट चाइना? इंडिया क्यों चाइना पे एतबार नहीं करता कि भाई ठीक है, अगर प्रोस्पेरिटी की बात करनी है, क्यों इंडिया को अमेरिका की, यूके की, क्वाड की, सबकी मदद लेनी पड़ रही है? हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है, आपका भी नेक्स्ट डोर नेबर है, आप उससे तामुन करें और आप अपने अवाम को फायदा उठाएं। आप भले अमेरिका जाए के वहां से फायदा ले रहे हैं क्वाड के जरिए या
जो बाकी प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, जरा इस पे भी थोड़ा हमें बताइएगा, व्हाट इज इन माइंडसेट ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप और द इंडियन स्टेट। देखिए, इंडिया अब एक इतनी अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक हैवीवेट के तौर पे रीजन में है। ये दूसरी तरह से अगर आप देखें, आपने एक नजरिया पेश किया जो कि चाइना और पाकिस्तान का नजरिया है, पॉपुलर नजरिया है कि इंडिया को जरूरत है इन लोगों की। नजरिया ये है कि इन कंट्रीज को इंडिया की जरूरत है। क्या अमेरिका इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटेजी बिना इंडिया के बना सकता है? क्या यूके इंडो पैसिफिक में अगर, या फ्रांस इंडो पैसिफिक में अगर अपनी दखल रखना चाहता है, या दखल से ज्यादा अपनी एक अहमियत बनाए रखना चाहता है, क्या वो इंडिया के बगैर ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इन कंट्रीज को इंडिया की भी उतनी ही जरूरत है जितना इंडिया को लगता है कि पार्टनरशिप के साथ बेनिफिट मिल सकते हैं। और जहां तक चाइना इंडिया बिजनेस रिलेशंस की बात है, ये दुनिया को अब समझ में आ चुका है कि चाइना के साथ अगर हम ट्रेड करते हैं या चाइना के साथ हम बिजनेस रिलेशंस रखते हैं तो वो वन साइडेड होते हैं। उसका कारण ये है कि चाइना अपना एक्सचेंज रेट भी मैनेज करके रखता है, चाइना अपनी कंपनीज को भारी भारी सब्सिडी देता है, और उसके बाद वो कहाँ से उनको लोन देता है ये तक किसी को नहीं पता है। आज तक किसी को नहीं पता है कि चाइना की जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उन्होंने जो लाखों करोड़ों के जो लोन बांटे हुए अपनी कंपनियों के, वो कहाँ से आ रहे हैं और वो कौन चुकाएगा, आज तक किसी को नहीं पता। क्या इंडिया की या की म्यूनिसिपैलिटीज इस तरह से पैसा देती है अपनी कंपनी को? क्या हमारा एक्सचेंज रेट मैनेज किया जाता है? नहीं, वो तो फ्लोटिंग है। तो उस तरह से अगर हम चाइना के साथ, दुनिया में कोई भी कंट्री अगर चाइना के साथ ट्रेड करती है तो उसे बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि बेनिफिट वन साइडेड होते हैं। चीन को सिर्फ अपना फायदा चाहिए और दूसरे का नुकसान चाहिए। आज भी चीनी एक्सपोर्टर्स को 17% रिबेट मिलता है। दुनिया में किसी कंट्री में 17% रिबेट नहीं मिलता एक्सपोर्टर्स को, तो उनका माल तो हमेशा ही सस्ता होगा। तो मेड इन चाइना तो हमेशा माल सस्ता होगा, अच्छा हो या नहीं हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर सस्ता जरूर होगा क्योंकि एक्सपोर्टर को 17% रिबेट मिल रहा है। बट ये मॉडल अगर अब सबको समझ में आ गया है, भारत को भी समझ में आ गया कि इसमें हमारी भलाई नहीं है, तो इस पे अगर विचार, अगर विमर्श हो रहा है तो वो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। चले। अच्छा, एक और बात भी बताइएगा कि ये बातें चल रही हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में और चाइनीज बॉर्डर पे एलएसी के ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू, मतलब ये बातें चल रही हैं कि अब जो है वहां पे ट्रूप्स को हटा के टेक्नोलॉजी को लेके आया जाए और आपकी जो एविएशन ब्रिगेड्स हैं वो तैयार हो रही हैं। तो आप क्या समझती हैं ऑन मिलिट्री फ्रंट जो है, क्या इंडिया वेसल टू वेसल कंपटीशन कर पाएगा चाइना का? पाकिस्तान तो इंडिया का नहीं कर सकता, लेकिन आप जिस तरह चल रहे हैं या मोदी साहब जिस तरह चल रहे हैं कि अगर चाइनीज ने लेट से उन्होंने कहा जी हम तो हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं, तो कल देखी कांग्रेशनल रिपोर्ट आ गई अमेरिका की, जी इंडिया भी बना रहा है। सो ये जो इंडिया की इस दौड़ में, क्योंकि चाइना की तो पोजीशन रहता है आपके मुल्क में तो पॉवर्टी के इश्यूज, अंडर डेवलपमेंट इश्यूज, एक बड़ी क्लास जरूर मौजूद है। इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, लेकिन वो अभी ट्रिकल डाउन उस तरह नहीं हुई जिस तरह प्रॉपरली होना चाहिए था। ये एक जो मिसमैच होगा, इसको क्या पॉलिटिकल लीडरशिप जस्टिफाई कर पाएगी इन फ्रंट ऑफ मासेस? देखिए, चाइना के अंदर भी आज की तारीख में कॉमन प्रोस्पेरिटी का नारा क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि इनइक्वालिटी तो वहां भी है। अमेरिका तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 21 ट्रिलियन डॉलर है, वहां भी इनइक्वालिटी है। तो ये बोलना कि किसी भी देश में इनइक्वालिटी नहीं है, तो मुझे लगता है स्वीडन या नॉर्वे की इकोनॉमी का मैं डिटेल से एनालिसिस कर लूं तो शायद वहां पे इनइक्वालिटी का वहां पे नहीं मिलेगा। पर दुनिया में ऐसी और कोई कंट्री नहीं है जहां पे आप ये बोलें कि सबके पास एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन्ड है। तो इंडिया के पास भी नहीं, दुनिया में किसी के पास नहीं, इंडिया के पास भी नहीं है। अब जहां तक हम मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात करें, ये हमारे भारतीय बॉर्डर के अंदर की सीमा है। इसमें अगर हमें लगता है कि हमें बॉर्डर के ऊपर अपनी थोड़ी सी सुरक्षा बलों को तैनात करना चाहिए, नई तरह की टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए, या जो आगे हमारी सीमा से उस पार जो हमारा नेबर जिस तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है उसमें हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, तो मुझे लगता है ये तो अच्छी बात है। दुनिया में कहीं भी आप देखें, कोई वॉर नहीं चाहता, कोई जंग नहीं चाहता, क्योंकि जंग में कोई नहीं जीतता। आपको भी पता है, आप भी इंटेलेक्चुअल है, आप भी समझते हैं कि जंग में सिर्फ हार होती है।
चाहे वो वॉर हो या प्रॉक्सी वॉर हो, सिर्फ हार होती है उसमें। बट उसके बावजूद भी सब लोग अपनी सीमा पर अपने आप को और सक्षम करना चाहते हैं, अपने सीमा बल को सुरक्षित करना चाहते हैं, एंड दैट्स द वे फॉरवर्ड। मिलिट्री टेक्नोलॉजी अगर वो आपके कंपेटिटर्स, राइवल्स या एडवर्सरीज के पास है, तो आपको उसे मैच करना पड़ेगा। और मुझे लगता है इंडिया इज डूइंग द राइट थिंग, एंड मुझे लगता है फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर इज नॉट जस्ट टैंक्स और सबमरीन, इट इज ऑल्सो ड्रोन, इट इज अबाउट आउटर स्पेस टेक्नोलॉजी में। उसमें मुझे लगता है भारत का स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे। अब उसको हम कैसे आगे लेके जाएंगे, ये इस पे भारत की नीति को और सक्षम होना चाहिए और इसमें सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और बात भी बताइएगा कि क्या जो इंडिया है वो ये समझ रहा है कि हमें अगर चाइना को इंगेज करना है तो एलएसी पे करना है, या कि एक और चीजें भी आ रही हैं कि किर्गिस्तान और इन एरियाज में, फॉर एग्जांपल रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर आपके विजिट किया और कहा जी कि हम जो है वो कोई $200 मिलियन देंगे वहां पे हाई डेवलपमेंट कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और फिर आपकी एक बेस भी है सेंट्रल एशिया में। आप क्या समझती हैं मैडम, क्या इंडिया अपने फुटप्रिंट सेंट्रल एशिया में लेके जाएगा चाइनीज इन्फ्लुएंस काउंटर करने के लिए? और एक बात ये भी कही जा रही है कि इंडिया इज गेटिंग S-400 फ्रॉम रशिया, एक तो डिफेंस के लिए, लेकिन दूसरा टू गिव मच नीडेड मनी टू द रशियंस सो दैट दे डू नॉट फॉल बैक ऑन, वो चाइना के ऊपर ना गिर जाएं। क्या इंडिया अपने इतने बड़े डिजाइन रखता है कि हमें चाइना का सिर्फ एलएसी पे नहीं और सेंट्रल एशिया में भी जाके मुकाबला करना है, एंड दैट कैन गिव देम ए सॉर्ट ऑफ एन एडवांटेज ओवर चाइना? इस तरह की कुछ सोच है? ये जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, सिंस यू मीट ऑल पीपल देयर। देखिए, S-400 वाला पहले ले लूंगी, फिर ये दूसरा सेंट्रल एशिया भी लेती हूँ सवाल। जहां तक S-400 का सवाल है, मुझे लगता है कि ये इंडिया की क्लियर डिसीजन मेकिंग दर्शाता है कि हम, जरूरी नहीं है कि हम अमेरिका के साथ क्वाड में हैं और हम अमेरिका के साथ हमारे इंटरेस्ट अलाइन हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके अलायंस में हैं, हम उनके पार्टनर जरूर हैं, हम उनके अलायंस में अलाय नहीं है। इसलिए अगर हमारी डिफेंस परचेजेस हमें जरूरत लगेगा, ठीक लगेगा, तो हम रशिया से भी लेंगे, हम दूसरी कंट्रीज से भी लेंगे। तो ये अपनी इंडिपेंडेंस दिखाना जरूरी है। और ये बात सही है कि आज की तारीख में इंडिया सबसे बड़े डिफेंस परचेजर्स में से एक है। यही कारण है कि रशिया और फ्रांस दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट इंडिया के साथ अलाइन होते हैं। उनके अपनी कंट्री के इंटरेस्ट में है कि वो इंडिया की सोच से बहुत ऐसा ना हो, उनसे कंप्लीटली डिसएग्री हो, क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और मिलिट्री इंटरेस्ट और कमर्शियल इंटरेस्ट तीनों अलाइन होते हैं। और इस वक्त फ्रांस और रशिया दोनों के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि इंडिया, जैसा मैंने कहा, सबसे बड़ा डिफेंस परचेजर्स में से एक है। अब बात करते हैं सेंट्रल एशिया को लेकर। सेंट्रल एशिया में चाइना ने बहुत जबरदस्त अपना फुटप्रिंट बढ़ाया है और बढ़ाने की कोशिश की है, और अभी भी उसकी कोशिश जारी है। मैं आपको बताऊं कमर साहब, दुनिया में जहां जहां चीन ने पैसा डाला है, लोकल इकोनॉमी सिर्फ नाखुश हुई है, लोकल लोग नाखुश हुए हैं, लोकल कॉन्ट्रैक्टर नाखुश हुए हैं, और लोकल एम्प्लॉयज भी नाखुश हुए हैं। उसका कारण ये कि चीनी आते हैं, अपना पैसा डालते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्टर लाते हैं, अपने एम्प्लॉय लाते हैं, अपनी कंपनी लाते हैं, तो सब कुछ उनका होता है बस। और जो लोकल कंट्री होती है उसको कोई बेनिफिट नहीं होता। कई जगह इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए हैं, जैसे कि कजाकिस्तान में 2016 में इतने प्रोटेस्ट हुए कि वहां के सारे किसान सड़कों पे आ गए, ये सोच के कि शायद चीनी कंपनी अब उनके किसानों के साथ उनकी फार्मिंग में आके पैसा डालेगी। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया में जहां जहां चीन जाता है, वहां पे सिर्फ वो अपने पैसों से लोगों को नाखुश करता है। अब किसी को तो ये काउंटर करना पड़ेगा, किसी देश को तो ऑप्शंस दिखाने पड़ेंगे। अगर इंडिया एक ऑप्शन के तौर पे निकल के आ रहा है कि हम निवेश करना चाहते हैं और हम इक्वल टर्म्स पे, फेवरेबल टर्म्स पे निवेश करेंगे दूसरी कंट्री में, तो किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। और ये तो अच्छी बात है कि अगर चीनी फंड्स का कोई काउंटर, कोई ऑल्टरनेटिव निकल के आए, क्योंकि जैसा मैंने कहा, चाइना डजंट इन्वेस्ट, इट ओनली गोज टू गेट एसेट। जहां भी वो जाता है वो सिर्फ लोन बांट के आता है, और वो लोन चुकाए नहीं जाते हैं। इंडिया ऐसा नहीं करेगा, कोई भी और देश इस तरह से नहीं करेगा। वो जाते हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर इंडिया एक ऑल्टरनेटिव पेश करता है इन सेंट्रल एशिया कंट्रीज के लिए, तो वो सबके हित में।
चलिए ठीक है मैडम, थैंक यू। आखिरी सवाल आपसे करूंगा और वो ये है कि ये बताएं कि एक तरफ इंडिया और चाइना का कंपटीशन भी है, लेकिन आप लोगों ने अपनी ट्रेड भी मेंटेन की है, ये कारोबार और बिजनेस भी हुआ है। तो ये बताएं कि ये कैसे मुमकिन हुआ, क्योंकि लिशरी जब इंडियन फौजियों की जाने गई एलएसी के ऊपर तो लोगों ने टीवी तोड़े, चाइना को बंद कर दो, ब्लैक आउट कर दो, एप्स डिलीट कर दो, एप्स हुकूमत ने कहा कर दो। लेकिन एट द सेम टाइम वो तो हुआ, लेकिन बिजनेस जारी रहा। आप बड़े इंपोर्टर है, नेट इंपोर्टर है चाइना से। सो हाउ डिड चाइना इंडियन गवर्नमेंट थिंक कि नहीं ये बिजनेस करते रहना चाहिए, बाकी लड़ाई जो है ये साथ रहेगी? ये थॉट प्रोसेस है, ये इसकी व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? लॉजिक तो सिंपल है कमर साहब। बात यह है कि चाइना जो है इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि उसके बगैर किसी का गुजारा नहीं हो सकता। एशिया की 16 कंट्रीज की सबसे बड़ी ट्रेड पार्टनर है। भले ही उन सबके साथ उसका सीमा विवाद चल रहा हो, बट वो सबके साथ ट्रेड करता है। तो ये इंडिया को एहसास हुआ, पहली बारी दुनिया को भी एहसास हुआ कि भाई आप ये समझ लीजिए, आप जिसके साथ ट्रेड करते हैं, जिसके साथ आप इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट चलाते हैं और ट्रेड वॉल्यूम रखते हैं, वो एक्चुअली आपके हित में नहीं है। वो आपके सैनिकों को भी मारता है और आपकी सीमा पे भी अंदर आना चाहता है। तो ये एक पहली बारी एहसास हुआ है इंडियन गवर्नमेंट को बारीकी से कि हमें इस पे काम करना है। जैसे कि इंग्लिश में कहावत है, रोम वॉजंट बिल्ट इन वन डे, उसी तरह से चाइना से डीकपलिंग एक दिन में नहीं हो सकती। शुरुआत हुई है, ये बहुत अच्छी बात है, बट ये सफर लंबा है और हमें तय करना होगा। चले जी, ऑल द बेस्ट। एंड हम तो समझते हैं कि जिस तरह इंडिया और चाइना ने मेंटेन किए अपने इकोनॉमिक टाइज, पाकिस्तान और चाइना, इंडिया भी कर सकें। बट थैंक यू वेरी मच मिस गौरी फॉर हेल्पिंग अस टू एनालाइज ये जो डेवलपिंग सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।